पिछली जो रिकॉर्डिंग पे रखी है वो रिकॉर्ड हो गई है ना? तलहा, काइंडली ये जिनकी टाइगर भी का भाई इतना कौन है? शोर, यानी कि जितने जिस किसके उससे इतना ज्यादा शोर आ रहा है, प्लीज स्पीकर को इनमें आप से लोग। फिलहाल का स्पीकर है ये। बेटे बिलाल, आप प्लीज ऑफ कर दें ये। इस तरह से तो क्लास नहीं हो सकती ना। मैं तलहा से सिर्फ बात करना चाह रही हूँ क्योंकि तलहा सीआर है। तलहा, आप पिछले क्लासेस में कहाँ थे? वैसे ये सागर को माइक से आ रही है आवाज। ओके, प्लीज आप लोग क्लास के डिसिप्लिन का तो ख्याल रखें ना। हसनैन, हसनैन, आपने जो पिछले क्लास को उस पे रखा था रिकॉर्डिंग पे भी रिकॉर्ड हो रही है ना? ओके, की यानी दो प्रायोरिटी रिकॉर्डिंग तो हो डिफरेंट गई है होगी ना, वो 40-40 मिनट्स की। थैंक यू सो मच। इसको भी आप रिकॉर्डिंग पे लगा दें। लगा दी आपने? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। और वो जो दो प्रीवियस क्लासेस थी उनके पेपर पे अटेंडेंस ले लिया आपने? बस देखिए, उन्हीं नाम के अगले ही कॉलम में आप सेक्शन 2 बना के और उन नाम के आगे लिख लिखे प्रेजेंट, अगर कोई एडिशनल नाम हो तो उसको नीचे लिखे। और ये किसका स्पीकर है जो इतना ज्यादा शोर आ रहा है? बेटे ये जिसका भी स्पीकर है वो ऑफ कर दें। आपके घर की वॉइसेस आ रही हैं। आई एम श्योर कि हर हर किसी के घर में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। तो स्पीकर ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और हम जो है ना, क्या नाम है, आगे अपने स्टार्ट करते हैं। जो भी हम कहाँ पे थे? हम थे एचआर बेसिक। अच्छा, मुझसे कोई बच्ची, आई थिंक सो, एचआर पूछ रही थी कि एचआर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो वो मुझे बता दे कि उन्हें कुछ समझ भी आया या नहीं। जी मैम, समझ आ गया। थैंक यू। ओके, यू वेलकम बेटे। योर गुड नेम? शरीफा यूनुस। शरीफा यूनुस। ओके, फहीम। ओके, ओके शरीफा यूनुस, अब मैं आगे चलती हूँ। अगर किसी और को भी कोई मसले हैं या कोई इश्यूज हैं तो काइंडली पूछ लें। मैं अप्रिशिएट करूँगी जो भी अगर कोई क्वेरीज करेगा, क्योंकि थोड़ी सी इंटरैक्टिव क्लास थोड़ी सी ये तो अच्छी होती है। थोड़ा सा इंसान मोटिवेशन अच्छी रहता है इंसान का। ओके, हम एचआर बेसिक की बात कर रहे थे। एंड एचआर बेसिक में हम बेसिकली अब पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होता है, गेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है। सबसे भाई रिजल्ट्स, रिजल्ट्स जो है ना, क्या नाम है, इम्पोर्टेंट्स होते हैं कि भाई जो भी हायरिंग की है या जो भी हायरिंग जो पहले से हुई हुई है, मतलब जो भी हुई हुई है हायरिंग, हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्चुअली क्या नाम है,
रही होती है, हेल्प कर रही होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एचआरएम का काम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनको इस तरह से वो इंगेज करती हैं कि उनसे उनका मैक्सिमम आउटपुट लेके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करें। ओके। बेटे मेरा माइक तो म्यूट नहीं है और मेरे ख्याल से मेरी आवाज तो आ रही है सबको। मेरे ख्याल से कोई बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज मुझे बताएं आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। मैम आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, लाइन एंड स्टाफ एक्सपेक्ट ऑफ एचआरएम, हमारे पास लाइन एंड स्टाफ ऑफ एचआर एक्सपेक्ट में क्या क्या चीज आ जाती हैं। अ मैनेजर हु इज अथॉराइज्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सब कोऑर्डिनेट। ठीक है, लाइन मैनेजर से आप लोग को समझ आ ही रहा होगा जो कि क्या नाम है। जी बेटे। मैम आप गेटिंग रिजल्ट एक दो बार दोबारा बता दें। ओके फाइन। गेटिंग रिजल्ट में आपको क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे आप बताएं। मैंने तो बता दिया, अब आप मुझे बताएं आपको क्या समझ नहीं आ रहा, फिर मैं उस हिसाब से मैम आपको बता देती हूँ। मैम आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज बंद हो गई थी। अच्छा, गेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। सबसे बेसिक जो काम होता है वो उनका यही होता है कि उनको रिजल्ट्स लेने होते हैं। जैसे आपने जो भी एम्प्लॉय हायर किए हैं, वेदर पहले से जो हायरिंग हुई हुई है या जो आप हायरिंग करने वाले हैं, अब जाहिर सी बात है आप उनको आप उन पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ना, और क्या नाम है, आप उनको जो है ना क्या नाम है पे कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस बढ़ाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं आप लोग ये सब। यानी जो भी वहाँ के ऑनर या सीईओ होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस थोड़ी बढ़ाने के लिए कर रहा है भाई, वो तो कामों के लिए कर रहा है ना, कि भाई ये आपका जॉब रोल है, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको ये काम करने हैं और इस तरह से इसको फुलफिल करना है। तो गेटिंग रिजल्ट्स यानी कि इस एम्प्लॉय से रिजल्ट्स लेना, यानी कि अगर उसको सैलरी दी जा रही है, उसको बेनिफिट्स दी जा रही है, तो उसके अगेंस्ट उसने क्या वर्क किया है, उसने टारगेट्स अचीव किए हैं, वो अपने पंक्चुअलिटी से काम पे आया है या काम कर रहा है, या फिर अगर बैंक बैंक में हायरिंग हुई हुई है तो क्या कस्टमर डीलिंग कर रहा है या मनी लेकर आ रहा है बैंक्स में, ये किस तरह से पॉलिसीज डेवलप कर रहा है, या फिर अगर किसी यूनिवर्सिटी में है, टीचर है, तो क्या लेक्चर डिलीवर कर रहा है, स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं सेटिस्फाई, या किसी मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो क्या प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वालिटी अश्योर कर रहा है। तो गेटिंग रिजल्ट्स यानी कि भाई वो काम कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा, या सिर्फ बैठ के सैलरी ले रहा है। तो ये गेटिंग रिजल्ट्स जो है ना एचआरएम के कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए जो है ना उनको लगाया हुआ होता है, मतलब ये उनका बॉटम लाइन है कि वो जो ह्यूमन कैपिटल है या जो ह्यूमन रिसोर्स है, उससे उनका आउटपुट लेना, यानी कि उनसे रिजल्ट्स लेना। ठीक है, ये उनका काम है। अच्छा, एचआरएम क्रिएट वैल्यू बाय इंगेजिंग इन एक्टिविटीज, यानी वो किस तरह से वैल्यू क्रिएट करती है, उनको इस तरह से एक्टिविटीज में इंगेज करती है दैट प्रोड्यूस द एम्प्लॉय बिहेवियर, जो एम्प्लॉय में वो बिहेवियर डेवलप कर लेती है, यानी कि उस तरह से उनका बिहेवियर या उस तरह से एटीट्यूड बना देती है। द कंपनी नीड्स टू अचीव इट स्ट्रेटेजिक गोल, जो कि कंपनी को क्या करती है, हेल्प आउट करती है कि उनके वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या करें, अचीव कर लें। सही है, यानी कि वो इस तरह से जो है ना वर्क डिवीजन करती है या गोल्स टारगेट्स करती है, जिसके थ्रू वो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं, अचीव्ड हो जाते हैं। सही। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लाइन एंड स्टाफ एक्सपेक्ट ऑफ एचआरएम। ठीक है, हमारे पास लाइन और स्टाफ एक्सपेक्ट क्या है एचआरएम के। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये जो सबसे लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको कहा जाता है, यानी जो हमारे पास लोअर लेवल के जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हमारे पास सुपरवाइजर्स होते हैं, जो हेड्स होते हैं, जो क्या नाम है टीम लीडर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइन मैनेजर्स कहते हैं। A manager
who is authorized to direct the word of subordinates, ठीक है। डायरेक्ट मतलब लीड करना, जो लीड कर रहे होते हैं द वर्क ऑफ सबकॉर्डिनेट एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन टास्क। और क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिए होते हैं, टास्क दिए हुए होते हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन और हर डिपार्टमेंट के कुछ टास्क होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कुछ टास्क होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी कुछ टास्क होते हैं, उसके अलावा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के भी टास्क होते हैं। ये किसके स्पीकर है जो अनम्यूट है? अगर किसी के तरफ शोर है, ये तौहीद अहमद, आई थिंक सो योर स्पीकर इज अनम्यूट, तो काइंडली आप इसे म्यूट कर लें। ओके भाई, आप हसनैन के तरफ से शोर नहीं आ रही, बस कुछ ऐसे लोग अनम्यूट करें जिनका शोर ना हो बैकग्राउंड में, बाकी मिस काइंडली आप जी। मिस ये आपने बताया कि लाइन मैनेजर कौन कौन होते हैं, ये मैंने नोट नहीं किया, ये आप दोबारा बता देंगी? बेटे मैं तो आपको दोबारा भी बता दूंगी, बस ये बीच में पता नहीं किसका स्पीकर इतना शोर कर रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मिस ओके ये सागर कुमार हाँ मैम ये तौहीद सागर, अहमद है, उसका स्पीकर ऑन है। जी बेटे, तो आप लोग ऐसा करें ना, आप लोग ऐसा मत करें कि आप लोग स्पीकर, अगर आपके घर में शोर है या बैकग्राउंड में शोर है, इट्स ओके, क्योंकि घर में होता है, आप बस म्यूट कर लें, क्योंकि ताकि बाकी लोग तो अफेक्टेड ना हो। ये भी तो क्या, आप मेरी बात सुने, हम एचआरएम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हम जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गए हैं, हम सारी एथिक्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी, मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, तो ये भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। अब ये जैसे क्लास डिसिप्लिन है, आप अपना भी अपने साथ लोगों का भी ख्याल करें ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ क्लास डिसिप्लिन। ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है लेने में या आपके घर में है कोई शोर, पर आप अपने साथ औरों को परेशान ना करें। तो काइंडली गुड विद अदर्स, आप जब लोगों का ख्याल करेंगे तो अल्टीमेटली आपका भी फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे करोगे वैसा बोगे, लाइक दिस, ठीक है। तो रिस्पेक्ट दी अदर्स ना। डिस्टर्ब हो रहे हैं बाकी स्टूडेंट आपके शोर की वजह से, अभी इन्होंने लाइन मैनेजर का नोट डाउन नहीं किया या सुना नहीं, इट्स ओके फाइन। अच्छा, लाइन मैनेजर्स के नाम से आपको पता लग ही रहा है कि ये हमारे पास लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पास सबसे जो लोअर लेवल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उस पे जो मतलब हमारे पास स्टाफ है, या जो हमारे पास कैपिटल है, या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या हमारे पास जो लेबर है, उनको जो मैनेज कर रहा होता है, जो सुपरवाइज कर रहा होता है, उन्हें हम कहते हैं लाइन मैनेजर। अच्छा, डेफिनेशन को मैं एक दफा समझा देती हूँ, देन इसके बाद मैं आपको वैसे एग्जांपल्स दे देती हूँ। A manager who is authorized to direct the work of subordinate, ठीक है, उसको क्या दी हुई होती है, अथॉरिटी दी हुई होती है। अथॉरिटी किसने दी हुई होती है, मिडिल लेवल ने दी हुई होती है, और मिडिल लेवल से भी ऊपर टॉप ने। आपको ये तो पता होंगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप होते हैं, मिडिल होते हैं एंड लोअर होते हैं। तो जो लोअर होता है उनको ऊपर से अथॉरिटी दी हुई होती है इस लाइन मैनेजर्स को, कि वो डायरेक्ट करें यानी लीड करें द वर्क ऑफ सबकोऑर्डिनेट्स, यानी जो उसके उनके साथ जो लोग हैं, ठीक है, जो उनका स्टाफ है। एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन टास्क, ठीक है। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये लोग अपने टीम को लीड करते हैं, अपनी टीम को डायरेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस होती है, जो भी आउटकम्स होते हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं, उनको हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या उनको बता रहे होते हैं अपने से अपर लेवल पे, यानी जो उनके ऊपर लोग होते हैं, उनको आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं कि भाई हमने इस महीने में ये कोटा अचीव किया, या हमारे प्रोजेक्ट में इतने % काम हो गया है, या हमें फंडिंग की जरूरत है। यानी नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का काम कर रहे हैं। हर हर डिपार्टमेंट का अपना होता है। कॉलेज, अगर एक कॉलेज है तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, अगर यूनिवर्सिटी है तो उसकी एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पर अगर एक प्रोडक्शनल डिपार्टमेंट है उसकी एक अलग डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पर एक अगर क्या नाम है, केमिकल इंडस्ट्री है, यानी हर
हर इंडस्ट्री का एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, स्टाफ मैनेजर्स हमारे पास बेसिकली वही है जो स्टाफ को मैनेज कर रहे होते हैं। अ मैनेजर हु असिस्ट एंड एडवाइज द लाइन मैनेजर। अच्छा, ये लाइन मैनेजर से कौन से मैनेजर्स होते हैं? ऊपर के मैनेजर होते हैं, यानी कि हम इसे मिडिल लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है। अ मैनेजर हु असिस्ट एंड एडवाइज द लाइन मैनेजर, यानी कि जो असिस्ट कर रहे होते हैं या एडवाइज कर रहे होते हैं किनको? लाइन मैनेजर्स को, यानी जो इनसे नीचे वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टाफ मैनेजर्स कहते हैं। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास लैंड मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HCM भी कहते हैं, यानी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, यानी कि हम क्या करें? राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करें। स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि ओरिएंटेशन, यानी जो हमारे पास ओरिएंटेशन आपको पता होगा ना, जो फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे होता है हमारे पास, ओरिएंटेशन जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं पे भी न्यू मॉल खुलता है, कोई न्यू बिजनेस खुलता है, न्यू पार्लर खुलता है, न्यू कोई मार्केट खुलती है, हम नहीं कहते हैं उसका ओरिएंटेशन डे, या न्यू कोर्स लॉन्च होता है। तो आपके पास अगर आपका नंबर या कभी भी आप इनरोल होते हो या आपके बहन भाई इनरोल होते हैं, आपके पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि टुडे इज आवर ओरिएंटेशन डे, इस तरह करके। मैं बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। तो क्या होता है? स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन में के कॉन्सेप्ट में क्या ओरिएंटेशन क्या है कि एम्प्लॉय का फर्स्ट डे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन डे। ट्रेनिंग एम्प्लॉय फॉर जॉब न्यू न्यू टू देम, ठीक है। अब जैसे हायरिंग कर ली है, आपने देखा होगा, आप एड्स आप देखे, मैं आपको पहले भी ये बात बता रही हूँ कि जो टीचर्स होते हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। उनके पास जो नॉलेज आती है वो पढ़ने से ही आती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि काइंडली डू दी रीडिंग, ठीक है। रीडिंग किया करें, न्यूज़पेपर पढ़ा करें, बुक्स पढ़ा करें, अच्छी हैबिट्स क्रिएट करें, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। तो इसमें जैसे मैं एक ऐड पढ़ रही थी अभी, एयरफोर्स के जॉब्स आई हुई थी जॉन न्यूज़पेपर में, तो उसमें यही बताया हुआ था कि आपने आपकी हायरिंग के रिक्वायरमेंट पूरी दी हुई कि भाई ये चीज़ों को आप मीट करेंगे। बहुत डिटेल ऐड था। उसके अलावा उन्होंने बोला हुआ था कि आफ्टर हायरिंग कहीं किसी पोस्ट के साथ जो है ना 4 वीक्स, किसी के साथ 5 वीक, किसी के साथ 6 वीक्स और किसी के साथ 3 इयर्स, किसी के साथ 2 इयर्स की ट्रेनिंग्स भी थी। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ट्रेनिंग एम्प्लॉय फॉर न्यू जॉब्स, ठीक है, फॉर जॉब्स न्यू टू देम। तो वो जॉब क्या होती है? वो जॉब उनके लिए नई होती है, नेचर ऑफ वर्क नया होता है, तो वो क्या कर रहे होते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आपने देखा होगा पुलिस में, एयर फोर्सेस में, नेवी में फर्स्ट क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, देन उसके बाद वो क्या करते हैं? उनको फील्ड में छोड़ते हैं। अच्छा, इन्वॉल्विंग द परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस ऑफ ईच, improving not involving, I'm really sorry। अच्छा, improving the job performance of each person, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस को भी क्या कर रहे होते हैं? इम्प्रूव कर रहे होते हैं कि भाई जो भी परफॉर्मेंस है, अगर एक बंदा आपको 60% परफॉर्म करके दे रहा है तो इसको हम 80 पे कैसे लेके जाएंगे? इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए आप अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ की फेलियर और सक्सेस किस तरह से इवेल्युएट करते हैं? आप अपने इम्प्रूवमेंट से कि भाई अगर आज 2021 है, आज मेरी स्किल्स और मेरी पोस्ट या मेरी इनकम या मेरा नॉलेज या मेरी स्किल्स इस लेवल पर है या इस स्केल पर है, यानी 60% है, 40% है, 70% है। अब आफ्टर 4 ईयर या आफ्टर 2 ईयर, वेयर आई वांट टू स्टैंड, मैं कहाँ पे स्टैंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कंटिन्यूअस इम्प्रूव कर रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, अगर उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है तो अल्टीमेटली उनकी इम्प्रूवमेंट से क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है इन इन द फॉर्म ऑफ अचीविंग गोल्स एंड स्ट्रेटेजी। आपको क्या लगता है जो एप्पल, जो भी हमारे पास कंपनी है, ये वो लोग क्रिएटिव है या इतने सक्सेसफुल है, किस तरह से हुए हैं? अपने क्रिएटिव लेबर्स की, अपनी क्रिएटिव स्टाफ की वजह से। जो उनकी हायरिंग है वो इस तरह से है, या वो अपनी एम्प्लॉयज को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनका माइंड उसी डायरेक्शन में वर्क करता है। उनको पता है कि हमें हमें इस तरह से काम करना है, इस तरह, इसलिए हमारा वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, हमें इस तरह से करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो होती है वो किससे होती है?
वहाँ के स्टाफ से होती है, वहाँ के लेबर से, वहाँ के कैपिटल से, ह्यूमन रिसोर्स से। अच्छा, इंटरप्रिटेटिंग द फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अच्छा, हाँ, इसके बाद गेनिंग क्रिएटिव कॉपरेशन एंड डेवलपिंग स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि अगर एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम फेस करे तो अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करे, अपने बॉस से डिस्कस करे, और बॉस को भी अगर कोई लैकिंग नजर आती है, कोई भी चीजें बॉदर करती हैं, तो वो सिंपली अपने एम्प्लॉय से बोल दे कि वही तुम्हें इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है, या तुम पंक्चुअल रहो, या तुम्हारी वर्किंग आवर्स कम है, या तुम्हें मैं इतना पे कर रहा हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। तो ये ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है और ट्रांसपेरेंसी होती है, तो एम्प्लॉय को भी लगता है कि मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आई नो व्हाट इज माय लैकिंग, और मुझसे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे एंड पे जो है ना इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के एंड पे नहीं है। तो वो जो एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है फेवरेटिज्म का, या डिस्क्रिमिनेशन का, या अनइक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं एम्प्लॉय के जहन से। तो एक अच्छा परसीव करता है वो ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके अगेंस्ट क्या होती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट डेवलप होती है, और वो वहाँ का एम्प्लॉय रहता है, टर्नओवर रेट्स नहीं होते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेटिंग द एम्प्लॉय पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अच्छा, कोई भी जो पॉलिसीज या प्रोसीजर्स आपने बनाई हुई हैं, उसको आप इंटरप्रेट करें, ठीक है, एक्सप्लेन करें, ऑर्गेनाइजेशन को बताएं कि अगर हमारी ये पॉलिसी है या हमारी ये प्रोसीजर है, इसके बिहाइंड रीजन ये है, ये इसका एक्चुअल, ये इसका नेचर, ये इसका मतलब ये है। अच्छा, कंट्रोलिंग द लेबर कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू आर इन आपकी कॉस्ट किसी भी चीज की 10 रुपीज आ रही है, तो जितनी कम कॉस्ट आएगी तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी अभी जो हमारे पास मार्केटिंग में इश्यू होता है, वो बेसिकली मसला ही यही हो रहा है कि हम जो है ना, हमारी कॉस्ट जितनी कम होगी, इतना ज़्यादा हम जो है ना, क्या नाम है, मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, और हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होगा, और हम जो है ना कॉम्पीट भी कर सकते हैं मार्केट में। अभी जैसे कि लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक कार्स की जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा हैसल ही यही है कि इलेक्ट्रिक कार ज़्यादातर अब यूज़ लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। तो वो कॉस्ट जितनी पड़ रही है, तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन रख के वो लोग ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, तो वो लोगों को एक्सपेंसिव लग रही है। तो अब उनकी विनिंग वब होगी, यानी जो भी जापानीज और चाइनीज कंपनीज हैं, ठीक है, जब वो उसको जो है ना लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लो कॉस्ट में जब प्रोड्यूस करेंगे, यानी उसकी लेबर कॉस्ट जितनी कम आएगी, जो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, तो वो कम पैसों में ऑफर करेंगे मार्केट, और कस्टमर अल्टीमेटली उसको गेन करेंगे, अवेल करेंगे। तो यहाँ पर उस मार्केट की विनिंग होगी। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो मैंने अभी जो न्यूज़पेपर में रिसेंटली न्यूज़ देखी थी, तो उसमें यही कह रहे थे कि जो ईवी कंपनीज हैं, ईवी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं, अब वो वही लोअर कॉस्ट पे ही काम करेगी। जब वो लोअर कॉस्ट ऑफर करेगी कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स क्या नाम है, अभी जो फिलहाल इंजन पे भी बहुत परसेंटेज ऑफ पीपल्स अभी डिपेंडेंट है, पर ज्यादातर अब लोग हाइब्रिड कार्स यूज कर रहे हैं, तो हाइब्रिड से वो इलेक्ट्रिक की तरफ भी आ जाएंगे। तो लेबर कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा होता है ये सब कुछ चीजें, पर लुक आफ्टर कौन कर रही होती है, एचआरएम भी लुक आफ्टर कर रही होती है। अच्छा, डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब ईच एम्प्लॉय की क्या नाम है, आप एबिलिटी जज करें, ना तो उसको ऐसा काम दे कि जो उसके टैलेंट से भी कम का हो। अब आप एक बंदे का टैलेंट पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और आप उसको काम बिल्कुल उसके लेवल से कम का दे दें, बिल्कुल इजी सा काम दे दें, तो भी गलत है। बट ये भी नहीं है कि उसका स्किल और उसकी एबिलिटीज भी है नहीं इतनी, और आप उनको बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का वर्क दे दें। यानी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब एलोकेट करें। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द डिपार्टमेंट मोराल। भाई, वो डिपार्टमेंट का मोराल डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉज वगैरह बनते हैं, हैरेसमेंट के बनते हैं, ठीक है, और क्या नाम है, अनफेयर एम्प्लॉयमेंट्स पे जो है ना, क्या नाम है, लॉज बने हुए होते हैं,
वायलेशन ना हो, एज की रिस्ट्रिक्शन दी होती है पे स्केल पे, यानी बहुत सब चीज़ों पे होता है। तो ये मोरल भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग द एम्प्लॉय हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, अब ये वहाँ पर वही वाली बात आ गई जो मैंने आपसे नहीं बोला था कि आप अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव में ब्लैक लिस्टेड है या साइटेड है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोटेक्शन को, यानी उनकी हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन को आप लाजमी कंसीडर करेंगे। अब आप अगर आप एक वुमेन है, वुमेन से जैसे कि लेबर वर्क ना लें, क्योंकि वो फिजिकली जाहिर सी बात है एक लोड ज़्यादा नहीं उठा सकती हैं, तो या फिर क्या नाम है, अंडर एज कोई बच्चा है उसको किसी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लगाया हुआ है, तो या हेल्थ हेल्थ से इम्पेयर्ड अगर कोई मेल ही हैं और उनको हार्ट अटैक का इशू है या डायबिटीज का है, तो उनका उनके लिए वो एक कट उनकी जान ले सकता है। तो मतलब आप भैया प्रोटेक्शन, क्योंकि आप ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली इट्स मशीन नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव भी हैं, बहुत स्ट्रांग भी हैं, दो एक्सट्रीमिज्म है। तो आप उनके ट्रेड्स देखें भाई, फिजिकली फिट है, म, और किस किस एज ब्रैकेट में है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बहुत यंग है तो भी वो फुली मेच्योर नहीं हुआ तो उसका पूरा स्टेमिना नहीं है, बट अगर बहुत एज है ज्यादा तो डिक्लाइन पर है। पर अगर ऐसी फेज में है तो के वो फुली मैच्योर्ड है एंड इन पावर है, तो उसके हिसाब से तभी आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं उसमें वो पहले ही आपकी जो है ना हेल्थ हिस्ट्री भी लेते हैं, यानी पहले पूछते हैं कि आपकी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। फर्स्ट तो वो ये रीअश्योर करते हैं, देन इसके अलावा वो आपकी हेल्थ हिस्ट्री भी लेते हैं कि भाई आपकी कोई इश्यूज तो नहीं है, खुदा खास्ता आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है। तो उसके वो इसलिए लेते हैं कि भाई हम इस इंडिविजुअल को किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व ना करें जो जिससे इसकी जान चली जाए या कोई मसले हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी पे इट्सेल्फ जो है ना मसले फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर में जो है ना इन्होंने तीन डिवाइड किया हुआ है: अलाइन फंक्शनल, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन, स्टाफ एंड असेसिंग एंड एडवाइस फंक्शन। जो सबसे पहले है हमारे पास वो है हमारे पास एचआर मैनेजर डायरेक्टेड अलाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन जो है लोअर लेवल का फंक्शन होगा, ठीक है। द एचआर मैनेजर डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ पीपल इन हिज एंड हर ओन डिपार्टमेंट, ठीक है। वो एचआर मैनेजर तो सबसे पहले क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल किसे कह रहे हैं ये लोग, स्टाफ को कह रहे हैं कि भाई जो भी स्टाफ है उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा इन हिज एंड हर ओन स्टाफ, इन हिज एंड हर ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट में। एंड रिलेट एरिया सर्विसेज, ठीक है, लाइक प्लान कैफेटेरिया, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन। कोऑर्डिनेटिव फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है कि एचआर मैनेजर आल्सो कोऑर्डिनेट पर्सनल एक्टिविटीज ड्यूटीज ऑफन रेफर एज अ फंक्शनल कंट्रोल, यानी फंक्शनल कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है फंक्शनल कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है। वो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में भी देख रहा है कि भाई वहाँ लेबर्स के साथ जो है ना कोई, या जो वर्किंग पीपल है उनके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है, कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं, या वो सेटिस्फाई है, एनवायरनमेंट ठीक है, सारी क्वालिटी क्वालिटी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, सैलरी सही टाइम से मिल रही है, कहीं वैकेंसी तो खाली नहीं है, या फिर फंडिंग या फाइनेंस में देखेगा ये देखेगी कि क्या नाम है वहाँ पर काम सही से हो रहे हैं एडमिन डिपार्टमेंट में। तो ये सब चीज़ों को भी फंक्शनल कंट्रोल भी बड़ा इनका एक फंक्शन होता है। फिर स्टाफ असिस्ट एंड एडवाइस फंक्शन, ठीक है। असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग द लाइन मैनेजर इज द हार्ट ऑफ द एचआर मैनेजर जॉब, ठीक है। तो ये स्टाफ एडवाइस करना, कंसल्ट करना, ये सब भी जो है ना इनका काम है। अच्छा, ये एक बात किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, और हमारा टाइम अब बस खत्म ही होने वाला है, क्योंकि 40 मिनट्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक कि हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट डे। अच्छा, प्लीज स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से ये कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को। एक तो प्लीज आप अटेंडेंस का ख्याल करें, मुझे फिर दोबारा एंड में कोई ना बोले कि मैम हमारी अटेंडेंस कम है, हम क्या करें। प्लीज आप खुद रिस्पॉन्सिबल बने, आप खुद आके क्लास लें, आप
पूछें, आप बोलें कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, या हमारी ये इश्यूज हैं, या मैं क्लास क्यों नहीं ले रहा, या मैं क्लास क्यों नहीं ले रही। ये किसी तरीके से आपने अगर एक प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो आप पर वहां पर अवेलेबल हो। ठीक है, तो प्लीज आप इसका ख्याल रखिए। दूसरी बात ये है कि अगर इन फ्यूचर कभी क्लासेस फिजिकल हो जाती है, वैसे तो ऑनलाइन रहेंगी, ठीक है, तो मैं ये लेक्चर्स नहीं रिपीट करूंगी। तो काइंडली आप लोगों को मैं ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग अपने साथ एक पेंसिल, एक नोटबुक और सामने अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे पीडीएफ में या फिजिकल जाके अपनी बुक खरीद लें ये वाली, और इसको ओपन करके इसे फॉलो करें। मैं यहीं से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप इसको 1 बाय 1 देखें, आपको पेज नंबर नहीं मिले आप मुझसे पूछें, आप मुझे मैसेज करें, मुझसे पूछे अनम्यूट करके, मैं आपसे इस तरह से कोऑर्डिनेट करूंगी। तो काइंडली इस तरीके से आप लोग पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को जो समझना है वो आप समझ सकते हैं। अच्छा, आउटलाइन भी मैंने आप लोग को एक रफ से आउटलाइन देख ली है, दे दी है मैंने, वो इन डिटेल नहीं दी है। डिटेल वो जाहिर सी बात है, क्योंकि हर चीज वो इस तरह से इतनी इजी नहीं है कि बस फर्स्ट फर्स्ट हेडिंग पढ़ ली। उसमें बहुत सी चीजें हम कवर करेंगे, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए जो है ना, क्या नाम है, आप लोग को आप लोगों को क्या नाम है, इसी रिमेनिंग चैप्टर को पढ़ के आना है। एंड और क्या नाम है, क्लास की टाइमिंग्स यही थर्सडे और फ्रॉम 9 to 11 होगी। इसी तरीके से 40 मिनट्स के जो है ना सेक्शन हुआ करेंगे, और जूम पे ही हुआ करेंगे, ठीक है। और काइंडली कोई एक बंदा जो है ना अगर ले सके तो कोई रिकॉर्डिंग की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले मुझसे, कि भाई मैं भी रिकॉर्ड करूं और कोई एक बच्चा भी मेरे साथ रिकॉर्ड कर लिया करे, ताकि मिसिंग ना हो। क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डिंग मिसिंग होती है तो फिर आपको पता है मुझे दोबारा से वो क्लास दोबारा लेनी पड़ेगी। तो काइंडली आप में से कोई मुझे बता दे जो बच्चा पंक्चुअल तरीके से जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है।